तो नमस्कार दोस्तों, प्रभाकर सिंह एक बार फिर से हाजिर है एक और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर। क्या है उसका नाम? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला चैप्टर शुरू करने से पहले पुराना वाला चैप्टर यानी कि इससे पहले वाला चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वो उस वाले चैप्टर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर लगभग उसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। अगर आपने वो चैप्टर समझ रखा है तो ये वाला चैप्टर समझने में आपको आसानी होगी। तो शुरू करते हैं कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट से। क्या क्या है वो? एक है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या होता है? एक महान अर्थशास्त्री हुए केन्स ने बताया कि शॉर्ट रन उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें मशीन्स या फिर टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया जा सकता। जिसमें अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ लेबर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ा या फिर घटाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन वो वाला खर्चा है जो हम उपभोग कर लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। खाने पीने पर खर्च कर दिया, घर में फ्रिज खरीद लिया, सोफा खरीद लिया, वो क्या है? एक तरह का कंजप्शन है। सेविंग वो होता है जो पैसा हम बचा लेते हैं, खर्च नहीं करते, कंजप्ट नहीं करते, पैसा हम बचा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को लगभग आम बोलचाल की भाषा में सेविंग के बराबर ही माना जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये अलग है। क्या फर्क है इन दोनों में? आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए थे, तो उस 100 रुपए में से कुछ पैसा तो आपने खर्च कर लिया अपने खाने पीने पर, 80 रुपए खर्च कर दिए, और कुछ पैसा आपने उसमें 10 रुपए बचा लिया, और उस बाकी के 10 रुपए आपने क्या किया? चॉकलेट खरीद लिया और कहा कि ये 12 रुपए की बेचकर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये क्या है? आपके लिए एक तरह का कैपिटल फॉर्मेशन है। खर्चा तो हुआ ये 10 रुपया, लेकिन आपको ये पैसा बनाकर देकर गया, कैपिटल बनाकर देकर गया। तो वो वाला खर्चा कुल मिला के, बहुत ही आसान तरीके से अगर हम कहें तो वो वाला खर्चा जो वापस लौटकर पैसा नहीं आ सकता, एक बार गया तो गया, वो क्या है? हमारा कंजप्शन है। वो वाला पैसा जो जेब में पड़ा हुआ है हमारी, कि जब और जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, वो क्या है? हमारा सेविंग है, कहीं हमने खर्च नहीं किया। और वो वाला खर्चा जो हमारे लिए कैपिटल फॉर्मेशन करता है, पूंजी बनाता है, वो क्या है? हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। या फिर वो वाला खर्चा जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है डिमांड और सप्लाई। अब क्योंकि ये पुराने वाले चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन है, तो पुराने वाले चैप्टर का ही रेफरेंस लेंगे इसमें। डिमांड यानी कि पूरे के पूरे नेशनल डिमांड, और सप्लाई यानी कि पूरी की पूरी नेशनल सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड क्या थी? वो डिमांड जो एक साल में लोग प्लान कर रहे हैं पैसा खर्च करने का, वो क्या है? हमारी एग्रीगेट डिमांड। यानी कि अगर पूरा का पूरा राष्ट्र 1 लाख रुपए खर्च करने का प्लान बना रहा है कि 2021-22 में मैं 1 लाख रुपए खर्च करूंगा, तो वो क्या है? उसकी एग्रीगेट डिमांड है। या फिर 1 लाख रुपए का सामान खरीदूंगा, तो वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। और ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई, जो प्रोड्यूसर्स प्लान बनाते हैं एक साल में सामान बेचने का, कि लगभग इतने का सामान मैं बेचूंगा, वो क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है। तो कैसा था सप्लाई का ग्राफ? बिल्कुल सीधा 45 डिग्री पे, ठीक है, क्योंकि एक साल में जितना भी प्रोड्यूसर्स माल बेचेंगे उतनी उनकी इनकम होगी, और इनकम होगी तो वो नेशनल की इनकम होगी पूरी की पूरी। कितनी होगी फिर? इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू क्या होता है? इनकम होता है। और इनकम का ग्राफ हमेशा प्रोडक्शन, जैसे जैसे जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उस प्रोपोर्शन में ही इनकम भी इंक्रीज होती है। इसी सप्लाई का ग्राफ बिल्कुल सीधा। और कंजप्शन का ग्राफ कैसा गया था? कंजप्शन का ग्राफ पहले इनकम से ऊपर था, फिर बराबर, और फिर नीचे। ये हो गया कंजप्शन का ग्राफ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में जब इनकम जीरो भी होती है तो भी हमारे कुछ ना कुछ तो मिनिमम खर्चे रहते ही हैं, इस वजह से ऊपर रहता है पहले ये। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, कंजप्शन इंक्रीज होते हैं, एक लेवल पर कंजप्शन बराबर हो जाता है इनकम के, और फिर कंजप्शन कम होने लगते हैं, इनकम ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। बाकी का पैसा हम क्या कर लेते हैं? सेव या फिर इन्वेस्ट। अब यही सारे रेफरेंसेस लेकर ही हमें ये वाला चैप्टर समझना है। तो अब आते हैं इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम क्या है? संतुलन की स्थिति कहते हैं इसको, हिंदी की भाषा में संतुलन। माइक्रो इकोनॉमिक जगत से ही हम इसको समझते आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, मार्केट का इक्विलिब्रियम।
तो इक्विलिब्रियम क्या है? संतुलन की स्थिति है जहां पर इधर और इधर दोनों साइड बराबर हो जाता है तराजू में, वो क्या है? संतुलन है भैया। अब इस वाले चैप्टर में संतुलन का क्या मतलब है? तो इस वाले चैप्टर में संतुलन का मतलब है जहां पर भी हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, वो क्या है? संतुलन की स्थिति है। संतुलन को अर्थशास्त्र की भाषा में सीधा सीधा संतुष्टि से मापा जाता है, खुशी से मापा जाता है। तो जहां पर भी ज्यादा खुशी होगी ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, वो क्या होती है? एक संतुलन की स्थिति होती है। तो इसको फिर से समझिए एक बार कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर कैसे होगी। अब आपके घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपने मांगा अपने पिताजी से चॉकलेट, लेकिन पापा ने चॉकलेट नहीं दिया आपको, किसी भी कारण से, फिनेंशियल स्थिति की वजह से नहीं दे पाए वो, तो क्या आप संतुष्ट रहोगे? नहीं रहोगे। लेकिन यदि आपके पिताजी ने आपको दे दिया वो चॉकलेट, तो आप संतुष्ट हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो संतुष्ट हो जाओगे तो संतुलन की स्थिति में रहोगे। तो जहां पर भी जितनी भी डिमांड हो रही है, अगर प्रोड्यूसर उतनी ही सप्लाई करने के लिए तैयार है, सभी की इच्छाएं पूरी करने के लिए सप्लायर तैयार है, तो क्या रहता है? वो इक्विलिब्रियम की स्थिति रहती है। तो जितना भी जनता के पास पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, प्रोड्यूसर भी उतने ही पैसों की सप्लाई करने के लिए मार्केट में तैयार है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि सप्लाई क्या है? इनकम है, और इनकम क्या है? जीडीपी है। देश की इनकम को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो इसको इक्विलिब्रियम जीडीपी भी कह सकते हैं हम, या फिर इक्विलिब्रियम इनकम भी कह सकते हैं। तो यही हमको समझना है इस वाले चैप्टर में, इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम। तो इसके लिए दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जो कि हमने समझ लिया यहाँ पर, और एक अप्रोच है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कैसे होगा अभी थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड समझते हैं। तो याद है आपको, पिछला वाला चैप्टर रिवाइज भी कर दिया, शेड्यूल बनाया है मैंने यहाँ पर इनकम का, कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का। इनकम का एक हिस्सा हम कंजप्ट करते हैं और एक हिस्सा हम इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट इस वाले चैप्टर में हमने क्या माना था? कांस्टेंट माना था कि हर एक सिचुएशन में हर एक इनकम पर इन्वेस्टमेंट हमारी बराबर रहेगी। तो हमारा इनकम का जो पार्ट है पूरा का पूरा कहाँ जाता है? या तो हम उसको कंजप्ट कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, मौज ले लेते हैं, या फिर हम उसको सेव कर लेते हैं, पैसा हमने बचा लिया अपने पास, या फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है ठीक है भैया। बैंक में पैसा डालना भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि बैंक उसको आगे प्रोडक्शन के काम में लगाता है। अगर आपने अपनी जेब में ही पैसा डाल रखा है तो उसको ही हम सेविंग कहते हैं हमेशा अर्थशास्त्र की भाषा में। तो ये तीन इससे हो सकते हैं एक इनकम के। तो इनकम देखते हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, और कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। कंजप्शन जब जीरो था, इनकम जब जीरो थी तो कंजप्शन हमारा 30 था। यही होता है मिनिमम कंजप्शन, जो रहता ही रहता है चाहे हमारी इनकम जीरो ही क्यों ना हो। तो कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है 10, 10, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब यहाँ पर हमारा इनकम ज़्यादा हो गई, कंजप्शन कम हो गया, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? 20 रुपये तो हमने इन्वेस्ट कर दिए और 20 रुपये हमारे क्या हो गए? सेव कर लिया हमने। ठीक है भैया, ये हो गया इसके हिसाब से। अब इसका ग्राफ अगर देखें, या ग्राफ देखने से पहले हम इसको यहीं पर ही देख लेते हैं। तो संतुलन की स्थिति कहाँ पर है? AD इक्वल टू AS। तो कहाँ पर है AD इक्वल टू AS? AS हो गया हमारा ये, क्योंकि सप्लाई ही तो हमारी इनकम है, और AD है हमारी ये 80 रुपये कंजप्ट करने, 20 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जितना भी पैसा हम खर्च कर दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? खर्चा ही है। ठीक है ना? तो जितना भी पैसा हम खर्च कर दे रहे हैं वो क्या है? हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो यहाँ पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो गई, या फिर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गई। तो क्या होगा यहाँ पर? इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है भैया? यहाँ पर नीचे देखो 120 पर 120 रुपये सप्लाई करने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा ही 110 रुपये है। 110 रुपये ही खर्चा करने के लिए तैयार हैं वो। तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो क्या होगा यहाँ पर? इक्विलिब्रियम नहीं मान सकते। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जहाँ पर AD इक्वल टू AS होगा। AD आपको समझ में आ गया? जितना भी पैसा हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है हमारा? एक तरह का खर्च ही होता है। हमारी जेब से पैसा निकल गया, वो क्या है? खर्च है एक तरह का। तो इसीलिए इसको एग्रीगेट डिमांड। अब इसको ग्राफ पर समझते हैं एक बार कैसे। एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ बिल्कुल सीधा 45 डिग्री पे रट लेना इसको, Y का ग्राफ हो गया ये। अच्छा,
एक्स एक्सिस हो गया सबसे पहले, यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर 0, एक्स एक्सिस पे वाई वो लिया है मैंने इनकम, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो वाई बिल्कुल सीधा चला गया, इनकम बिल्कुल सीधा चला गया, इन्वेस्टमेंट हमारी ये चली गई, इन्वेस्टमेंट क्योंकि क्या है, फिक्स है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी ये चली गई। और कंजप्शन हमारा कैसे जाता है, यहाँ से शुरू होकर पहले ऊपर रहता है इनकम से, और फिर इनकम के बराबर, और फिर इनकम से नीचे। अब अगर हमें C प्लस आई का ग्राफ बनाना है तो कैसा होगा, वो बिल्कुल ऊपर जाएगा, ऊपर से जाएगा सबसे, और C के पैरेलल चलता जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का ही जोड़ है। तो ये हो गया C प्लस आई। तो C प्लस आई का ग्राफ जहां पर भी Y को इंटरसेक्ट करता है वो क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर यहां पर हमारा AD इक्वल टू AS होगा। तो ये ग्राफ पर है कि कहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर हमारा C प्लस आई का ग्राफ AD को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, वो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन की स्थिति में है राष्ट्र उस समय। ठीक है भैया, अब ये समझो कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार। मान लिया जाए कि 100 रुपए का प्रोडक्शन किया सप्लायर ने, और मार्केट में 80 रुपए की ही डिमांड है, 80 रुपए की डिमांड है, मतलब 100 रुपए है मान लेते हैं खर्च करने के लिए लोगों के पास, लेकिन वो 20 रुपए सेव कर लेता है, इन्वेस्ट नहीं करता, उसको खर्च नहीं किया, उसने अपनी जेब में रख लिया उसको। तो क्या होगा, 80 रुपए ही लौट कर इसके पास जाएंगे प्रोड्यूसर के, और प्रोड्यूसर फिर 80 का ही वो कर पाएगा प्रोडक्शन, 80 का ही प्रोडक्शन कर पाएगा। अब यहाँ पर 20 रुपए का माल फिर से बच गया मार्केट में, क्योंकि 100 का ही बेचा था उसने, और कस्टमर ने खरीदा कितने का, 80 का, और यहाँ पर 20 का माल बच गया वापस उसके पास। तो क्या होगा, अब फिर से वो 60 रुपए का ही प्रोडक्शन करेगा, हो सकता है, क्योंकि 80 की डिमांड है और 20 का माल तो पहले से पड़ा हुआ है मार्केट में, तो 60 का ही सप्लाई वो मार्केट में करेगा, 80 बराबर 80 हो गया यहाँ पर। तो क्या हो गया, 20 रुपए कम हो गई इनकम जो 20 रुपए ज्यादा हो सकती थी वो 20 रुपए कम हो गई। अगर यही ये 20 रुपए अपनी जेब में बचाने की बजाय इन्वेस्ट कर देता उसको, या किसी तरह से बैंक में भेज देता, बैंक उसको अपने पास प्रोड्यूसर के पास भेज देता, या खुद ही प्रोड्यूसर के पास उसको भेज देता, तो फिर से 100 रुपए का ही प्रोडक्शन हो जाता, इनकम 100 रुपए ही रहती, कम नहीं होती। तो इसीलिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, बिना इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट हैपेंस इफ AD इज नॉट इक्वल टू AS, यानी कि संतुलन की स्थिति नहीं है, AD AS से बराबर नहीं है। तो कैसे संतुलन की स्थिति में आएंगे वो, एक स्थिति हो सकती है जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, और एक स्थिति हो सकती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। ठीक है भैया, तो अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है, तो क्या होगा, इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 मार्कर कंपनी ने बनाए और मार्केट में खरीदे गए सिर्फ 80, 20 ही मार्कर बच गए, है ना। तो 20 मार्कर जब बच जाएंगे तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कम कर देगा, और तब तक कम करेगा जब तक कि ये 80 के बराबर नहीं आ जाती, यानी कि इसका 20 मार्कर का प्रोडक्शन कम कर देगा वो, है ना। तो यहां पर फिर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, 80 80 20 मार्कर का प्रोडक्शन कम करके। और अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, यानी कि मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा, यहां पर मान लेते हैं कि 100 का प्रोडक्शन किया उसने और 120 की डिमांड है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन अपना बढ़ा देगा यहां पर प्रोड्यूसर कि 120 तक पहुंच जाए। तो जब 120 तक पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू AS हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कम करके या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा करके वापस से वो संतुलन की स्थिति में आते हैं मार्केट में, इक्विलिब्रियम ऐसे पाते हैं। तो एक अप्रोच हो गई है AD और AS की, समझ गए आप किसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, किसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, और कहाँ पर ये बराबर हो सकती हैं, ग्राफ में भी शेड्यूल में भी। अब एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है ये आप समझ गए, अगर जेब में पैसा पड़ा रहेगा तो उतनी ही इनकम लगातार कम होती रहेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जितना पैसा हम सेव कर रहे हैं, यानी कि जितना पैसा हम कंजप्ट नहीं कर रहे हैं, जितने का खाना हम नहीं खा रहे हैं, वो पैसा भी किसी तरह से मार्केट में घूम के प्रोड्यूसर के पास तक पहुंच जाए, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी यही वाला एग्जांपल लिया गया है, इनकम 20 40 60 80 100 140,
कंजप्शन लिया है 30 40 50 60 70 80, उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो सेम है और सेविंग ली गई है। तो सेविंग में यहाँ पर यानी कि एस में एस प्लस आई दोनों इंक्लूड है, यानी कि इसका कितना पैसा बचा है यहाँ पर, इसी का एग्जांपल लेते हैं। 140 हमारी इनकम थी, 100 रुपये हमने कंजप्ट कर लिया, 40 बचे, 40 में से हमने 20 कर दिया इन्वेस्टमेंट और 20 हमारे पास सेविंग है, तो यहाँ पर 40 ही लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, क्योंकि सेविंग एस इक्वल टू जो है वो आई के बराबर ही रहता है, और सॉरी इन दोनों को जोड़ कर ही लिखा जाता है। तो ये हो गया, समझ गया, 20 रुपये यहाँ पर क्या किया है, सेव किया है। तो अगर इस वाले टेबल में देखें कहाँ पर है हमारा सेविंग इक्वल टू आई, कहाँ पर है, वो है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखो कि जितना पैसा उसने कंजप्ट नहीं किया उतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि सारा का सारा पैसा घूम के प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया। उस वाली सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। तो इसको ग्राफ पर प्रेजेंटेशन देखते हैं। इसका ग्राफ कैसा था आई का, ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आई पर ले रखा है इनकम वाई और यहाँ पर ले रखा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसा था, बिल्कुल सीधा, और सेविंग का ग्राफ कैसे जाता है, बिल्कुल पहले माइनस से शुरू हुआ है, माइनस से और फिर ऐसे सेविंग के बराबर जाता हुआ ऊपर चला जाता है। यहाँ पर देखो ज़्यादा हो गया इससे। तो जहाँ पर भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ग्राफ पर, ठीक है। तो जहाँ पर भी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी वो क्या होता है, संतुलन की स्थिति होती है। और जहाँ पर यानी कि कुल मिला के सार क्या है इसका, कि जहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है शॉर्ट रन में। ये सारा का सारा हम समझ रहे हैं शॉर्ट रन में, जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ लेबर को बढ़ा घटाकर प्रोडक्शन बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। और प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है, इनकम बढ़ाना, प्रोडक्शन कम करने का मतलब है इनकम कम करना। तो अब देखते हैं कि अगर हमें इनकम अपनी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में इनकम अगर हमें अपनी बढ़ानी है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम हमारी क्या है, सप्लाई ही प्रोडक्शन है, जितनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारा प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन ही हमारा क्या होगा, इनकम होगी। तो अगर हमें इनकम इंक्रीज करनी है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इस वाले टॉपिक में हमें ये समझना है कि कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कितनी गुना इनकम बढ़ जाएगी, वो हम इसमें निकालना सीखेंगे न्यूमेरिकली। तो यही है अगला टॉपिक, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन किस तरह से बढ़ या फिर घट जाता है इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से। इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट को हम डेल्टा आई लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में चेंज। तो इसका फॉर्मूला है के इक्वल टू के है यहाँ पर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब कि कितने मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगी इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से। कैसे निकालते हैं इसको, डेल्टा वाई ओब्लिक डेल्टा आई। तो अगर कहा जाए कि 15 रुपये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से 60 रुपये हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, वाई इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा मल्टीप्लायर इसका 60 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 4, यानी कि 1 रुपये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से हमारी 4 रुपये इनकम बढ़ जाती है। 400% की ग्रोथ हो गई है मैथमेटिकली, ठीक है भैया। तो ये है इसका फॉर्मूला, सिंपल सा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आता है, ये है वो रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। पेपर में क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि हमारी इनकम मान लेते हैं XYZ कुछ इंक्रीज हो गई है और हमारा एमपीसी वहाँ पर इतना था, तो कितना इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया था कि हमारी इनकम इतनी इंक्रीज हुई। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के है यहाँ पर मल्टीप्लायर के लिए 1 और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट मेक्स सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कुछ अतिरिक्त निवेश सरकार करती है, वो हमें निकालना है। तो वो क्या है, के। एमपीसी है जब 0.5 और इंक्रीज इनकम हो जाती है हमारी 1000 रुपये इनकम हमारी बढ़ जाती है जब एमपीसी है 0.5, तो कितना इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया। तो कैसे निकालेंगे, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.5, तो के कितना हो गया 2 हो गया, है ना। अब इसको इस वाले फॉर्मूला फिट करके देखते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है मल्टीप्लायर से कि कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है,
K इक्वल टू डेल्टा वाई ओब्लिक डेल्टा आई। तो K हो गया 2, डेल्टा वाई कितना है 1000 का चेंज हो रहा है, माइनस डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई तो निकालना है हमें, तो इसको जब मैथमेटिकली इधर ले जाएंगे डेल्टा आई इक्वल टू 1000 ओब्लिक 2, तो डेल्टा आई कितना हो गया 500। तो ये आ गया उत्तर कि 500 रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम हमारी इंक्रीज हो गई 1000। तो इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं जहां पर एमपीसी दिया होगा और इंक्रीज इनकम निकाली होगी, या फिर हो सकता है यहां पर दे रखा हो सेविंग दे रखा हो, वो दे रखा हो इन्वेस्टमेंट दे रखा हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.5 से निकाल लेंगे मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर को वहां पर फिर वैल्यू फिट करके ये वाला रिजॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भैया, ये हो गया क्वेश्चन आंसर, इसका किस तरह से इंपैक्ट डालेगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब एक लास्ट पॉइंट है इसका, ब्रीफ द मल्टीप्लायर प्रोसेस, कि ये जो मल्टीप्लायर प्रोसेस है किस हिसाब से काम करता है। तो बहुत ही सिंपल है, इनकम इंक्रीज होगी है ना, तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी, और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो फिर से इनकम इंक्रीज होगी। ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये है मल्टीप्लायर प्रोसेस। तो जब जब हमें डिमांड बढ़ानी होगी या फिर हमारी सप्लाई बढ़ानी होगी, इनकम बढ़ानी होगी, तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, और कितना इन्वेस्ट करके कितना प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं यही हमें बताता है ये वाला मल्टीप्लायर। तो हर एक इकोनॉमी में हर एक प्रोडक्ट के लिए ये अलग अलग काम कर सकता है। तो ये है मल्टीप्लायर प्रोसेस। जब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी तो सबसे फिर सबकी इनकम इंक्रीज होगी। ये है प्रोसेस मल्टीप्लायर का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, या फिर सप्लाई इंक्रीज होगी, और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा, उपभोग इंक्रीज होगा हमारा, और जब इंक्रीज होगा उपभोग तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसी वजह से मैंने इसको इस लैंग्वेज में लिखा है ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ने तो कुछ और पढ़ाया था, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, गलत पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंजप्शन इंक्रीज होगा, कंजप्शन इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी, और जब इनकम इंक्रीज होगी तो फिर से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फिर से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। ये क्या है, चक्र इसी हिसाब से चलता रहता है। तो जब भी अगर जनता के पास पैसा नहीं है और प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट को एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये है पूरा का पूरा चैप्टर इक्विलिब्रियम का। किस इक्विलिब्रियम का, जीडीपी इक्विलिब्रियम का, यानी कि इनकम किस तरह से इक्विलिब्रियम में आती है। और इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, जहां पर भी हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाती है, वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है भैया, तो ये चैप्टर हो गया क्लोज। आशा करता हूँ आपको समझा पाया होगा मैं ठीक से। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।